मैं सुधा एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। हम पति पत्नी में बहुत मोहब्बत और चाहत थी। समीर आदत के बहुत अच्छे थे और एक सुलझे हुए आदमी थे, लेकिन मेरी वही कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद एक 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और समीर की कम सैलरी पर गुजारा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, जबकि कोई घर में मदद करने वाला भी नहीं था। ऐसे हालात से मेरी तरह और भी औरतें गुजरती हैं, लेकिन जो किस्सा मेरे साथ हुआ उसने तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। कि ये उन दिनों की बात है जब मेरी शादी को 5 साल गुजर गए थे। भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए थे। तीनों बेटों में 1-1.5 साल का ही फ़र्क था। मैं उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। समीर का छोटा सा घर और कम तनख्वाह ने कोई नौकर चाकर छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे में अकेली से घर के काम नहीं संभाले जाते थे। समीर अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता का देहांत हमारी शादी से कुछ साल पहले ही हो गया था और मेरी सास मेरी शादी के 1 साल बाद ही चल बसी थी। अब मैं और समीर इस घर में अकेले ही रह गए थे और समीर के काम पर जाने के बाद मैं अकेली सारा दिन घर पर बच्चों को संभालती और घर के काम भी करती थी। एक अकेली औरत के लिए छोटे बच्चों को संभालना और उसके साथ साथ घर के काम भी करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरे पति समीर सुबह को नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर देते थे। मगर जब वह अपने ऑफिस चले जाते तो मेरा पूरा दिन किचन में चक्कर लगाते लगाते गुजर जाता था। दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई और नहीं था जिससे मैं बात करना जिसमें मैं अपना दुख सुना सकती थी। रात को समीर जब ऑफिस से घर आते तो बच्चों के साथ खेलने में लग जाते थे और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थक जाते थे कि लेटते ही हमें नींद आ जाती थी। एक तो सारा दिन बच्चों की जिम्मेदारी, उस पर घर की साफ सफाई और खाना बनाना, यह दिन मुझ पर बहुत कठिन गुजर रहे थे। जब एक दिन समीर एक बड़ी उम्र के आदमी को अपने साथ घर ले आए और मुझसे कहने लगे, यह लोग बीवी साहब तुम्हारी मसला हल हो गया। आज से ही अंकल तुम्हारे सारे काम कर दिया करेंगे और बच्चों को भी संभाल लेंगे। तो उनसे जो काम कहेगी यह मान लेंगे। बस रात को 8 बजे इन्हें वापस जाना होगा। समीर मुझे बताने लगे, यह बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के घर के नौकर हैं। वह लोग कुछ महीने के लिए लंदन घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। इसलिए बॉस ने मुझसे कहा है कि मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊँ। जो भी कामकाज हो तुम इन्हें बता देना, यह तुम्हारे सब कामों में मदद कर देंगे। देखने में वह आदमी अच्छी खासी आधी उम्र के थे। चेहरे पर झुर्रियाँ छाई हुई थी, सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। वह अपनी नज़रें झुकाए खड़े थे, शादी से सलवार कमीज़ में। उनके चेहरे पर सफ़ेद रंग की दाढ़ी। उन्हें देखकर मैंने सोचा कि अगर कोई औरत होती तो मुझे भी कुछ सुकून हो जाता, लेकिन यह इतने बूढ़े आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन अब समीर के बॉस का हुक्म था तो हम टाल नहीं सकते थे। वह सुबह को 9 बजे से ही हमारे घर आ जाते थे और रात को 8 बजते ही वापस चले जाते थे। मैं उनसे अपने घर का कामकाज क्या करवाती। हाँ, उनके आने से मेरी इतनी मदद ज़रूर हो गई थी कि मेरे बच्चे उनसे बहल गए थे और वह घर के छोटे मोटे काम कर देते थे। वह मुझे बेटा कहकर पुकारते थे। जब मैं किचन में काम करती होती तो वह मेरे पीछे पीछे किचन में आ जाते और कहते ने लगते, बेटा मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी मैं अच्छी काट लेता हूँ। अगर कोई काम हो तो मुझसे बिना तकल्लुफ़ कह सकती हो। पुराने से कपड़े पहने हुए, कंधे पर रुमाल लटकाए हुए, वह इतनी गर्मी में किचन में पसीना पोंछते हुए मेरा एहसान करने आ जाते थे। वह हमेशा मुझे काम पूछते रहते, लेकिन मैं उनसे कोई काम नहीं करवाती क्योंकि वह बहुत उम्र दराज थे। वह मेरे पिता की ही उम्र के थे। मुझे उनका काम बताते हुए शर्म आती थी। अंकल आप रहने दें, हम कौन से इतने अमीर हैं जो औरत के लिए छोटे बच्चों को संभालना और उसके साथ साथ आप हमारा हुक्म मानेंगे। और आप हमारे यहाँ नौकर नहीं हैं, बस आप मेरे बच्चों को संभाल लिया करें और बाजार से
सामान ला दिया करे। मुझे उनके आ जाने से बहुत आसानी हो गई थी। बाजार की काफ़ी चीज़ें मैं उनसे मंगवा लेती थी। बस 8 बजते ही वह अपने घर जाने के लिए तैयार खड़े होते थे। फिर वह मुझे इजाज़त मांगते और कहते, बेटा मैं जाऊं। जब मैं उनसे कहती कि जाइए, वह मुझसे कहते कि 50 रुपये दे दे। मेरे पास अक्सर पैसे होते थे। मैं उन्हें रोज़ 50 रुपये उनके मांगने पर दे देती थी। एक बार मैंने उन्हें 200 का नोट दे दिया, कहा कि रख लीजिए, लेकिन उन्होंने वह मुझे वापस कर दिया और कहने लगे कि बेटा सिर्फ 50 रुपये ही लूँगा। मैं उन्हें बहुत देने की कोशिश की, उनसे कहा कि मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया और कहने लगे कि मैं सिर्फ 50 रुपये ही लूँगा। मुझे उनकी बात कुछ अजीब सी लगी। 1 महीना गुजर गया था, इसलिए मैं अब उन अंकल से बहुत घुल मिल गई थी। मैं जब किचन में खाना बना रही होती तो वह बर्तन धोने लग जाते थे, कभी सब्जी काट कर दे देते थे। अब मैं उनके साथ किचन में काम कर लिया करती थी। जो पहले की तरह मुझे उनके साथ किचन में झिझक नहीं होती थी। वह मुझे बच्चों के बारे में भी बात कर लेते थे। कभी कभी सब्जी काटते हुए वह मुझे खाना बनाने की रेसिपी पूछने लगते। अब मुझे उनसे बात करते हुए हिचक महसूस नहीं होती थी। दोपहर में मैं अपने बच्चों को सुलाकर किचन में काम करने के लिए आ जाती तो वह अंकल मेरे पीछे पीछे मेरा हाथ बटाने किचन में आ जाते थे। एक बार मैंने उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछा तो एकदम उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके बाद वह मुझे देखने लगे। पहली बार मुझे उनको देखकर डर लग रहा था। फिर मैं उनके चेहरे से नज़र हटा ली और अपने काम में लग गई। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से किचन से निकलकर बाहर चले गए। मैंने अपने दिल में सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी जो मैं उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछ रही। बेहतर है कि मैं अपने काम से काम रखूं। अब मैं उनसे कभी भी कोई सवाल नहीं करूंगी। अगले रोज़ जब सुबह में वह घर पर आए तो उनका बर्ताव पहले जैसा ही था। फिर बातों ही बातों में वह अपने मालिक के किस्से सुनाने लगे। उनके बच्चों का जिक्र करने लगते, कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, आकाश साहब आदत के बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उनके बच्चे भी कभी कभी चिढ़ जाए तो मुझसे बदतमीजी कर लेते हैं, वरना तो वह मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। मैंने उनसे पूछा, अंकल आपने बड़ी मैडम के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, वह कैसी है? मैं किचन में सलाद काटते हुए उनसे पूछने लगी। वह भी वही मेरे पास ही बैठे थे। एक ठंडी गहरी सांस भरी, फिर कहने लगे, उनका मिजाज बहुत तेज है, लेकिन वह भी अच्छी है। अब क्या करें, नौकर का क्या है, हमारे नखरे कौन देखता है, हमें तो बस काम से मतलब है। मैंने उनसे पूछा, अंकल आकाश साहब आपको क्या तनख्वाह देते हैं? मैंने वह सलाद प्लेट में सजाते हुए उनसे पूछा। वह कुछ देर मुझे गौर से देखने लगे। उनके चेहरे का रंग फिर से उड़ गया। इस बार भी उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल गए और कहने लगे कि मैं ज़रा बच्चों को देखकर आता हूँ। यह कहकर वह किचन से बाहर चले गए। एक बार वह किचन में सब्जी काट रहे थे और गर्मियाँ बहुत तेज़ थी, इसलिए उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर को चढ़ा ली थी। मैं भी वहीं पर रोटी बना रही थी जब मेरी नज़र उनके हाथ पर पड़ी। उनके हाथ पर गहरे जख्म के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका हाथ बुरी तरीके से जला हो। अंकल यह हाथ कैसे जला? बहुत बड़ा निशान है यह तो। उनका हाथ देखकर मेरा दिल दहल गया था। वह कुछ घबरा से गए। हाथ से गिलास भी छूटकर सिंक में गिर गया। वह मेरी गलती थी। उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे करते हुए मुझसे कहा और फिर बर्तन धोने लग गए। उनके चेहरे पर अफसोस दिख रहा था। पता नहीं क्यों वह मुझे कुछ परेशान लगने लगे थे। 8 बजते ही बस उन्हें अपने घर पर जाने की जल्दी होती थी। समीर ने कई बार उनसे कहा कि हमारे घर में एक कमरे मेहमानों के लिए खाली है, आप वहां आराम कर लिया करें या कुछ देर और रुक जाया करें, लेकिन नहीं, वह तो ऐसे जल्दी करते जैसे कोई उनका इंतज़ार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों में वह अपनी पत्नी के बारे में मुझे बताने लगे। कहने लगे, वह मेरा बहुत ख्याल रखती है,
बहुत अच्छी औरत है, जैसे तुम अपने पति समीर का ख्याल रखती हो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। मैंने उनसे कहा कि इसी वजह से 8 बजते ही आपको जाने की जल्दी होती है। वह आपका इंतज़ार करती होगी। मेरे कहने पर एक उदासी उनके चेहरे पर छा गई और वह गहरी सोच में गुम हो गए और कहने लगे, ठीक कहती हो बेटा, वह मेरा इंतज़ार करती है। मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर खड़े होकर मेरी राह देखने लगती है। वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। घर जाता हूं तो मैं उसके पास बैठता हूं, तभी मेरे पोता पोती आकर मेरे गले लग जाते हैं, मेरे हाथ चूमते हैं, दादा दादा कर कर मेरी गोद में बैठने लग जाते हैं। बहू आकर अपने सर पर हाथ रखवाती है और मुझे पानी का गिलास देती है। मुझसे कहती है कि पिताजी, खाना अभी गर्म है, अगर आप कहे तो मैं आपके लिए लगा दूं। लेकिन एक तुम हो जो मुझे खाना खिलाए बिना यहाँ से जाने नहीं देती। मुझे रोज़ अपनी बहू को मना करते हुए शर्म आती है। वह मेरे सर पर हाथ रखकर प्यार से बोले, जैसे कोई अपनी बेटी से लाड में कहता हो। फिर रात को मेरा बेटा ऑफिस से आकर बहुत देर तक मेरी टांगें दबाता रहता है। मैं उससे कहता हूँ कि तुम खुद थके हुए हरे एक काम से आए हो, फिर क्यों मेरी टांग दबाने बैठ जाते हो। दिन भर यही करता हूँ कि सुधा और समीर मुझे कोई काम करने नहीं देते, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन मेरा बेटा कहता है कि पिताजी, जब तक मैं आपकी टांगें ना दबा लूँ मुझे नींद नहीं आती। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उनकी इतनी नेक औलाद थी जो इनकी इतनी खिदमत और परवाह करती थी, वरना आजकल की औलाद तो अपने माता पिता को देखते भी नहीं है। और फिर मेरी पत्नी जब तक दिन भर की बातें मुझे ना बता दे उसके दिल को चैन नहीं मिलता। बस उसकी बातें ही ख़त्म नहीं होती कि मेरी आंख लग जाती है। वह यह बात कहकर हंसने लगे। मैं उससे कहता हूँ कि हमारी उम्र बीत गई है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत अब भी वैसी ही है। वह मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करने लगे, जो शायद उनकी हंसी से आंखों में आ गए थे। सच्ची मोहब्बत अंकल वही है जो आपकी पत्नी आपसे करती है। औरत की मोहब्बत पुरानी कब होती है, वह तो समय के साथ साथ और ज़्यादा मजबूत होती जाती है। मेरी बात पर वह मुझे गौर से देखने लगे। कहने लगे कि तुम बिल्कुल मेरी पत्नी हेमा की तरह बातें करती हो। मैं सोचता हूँ अगर मेरी कोई बेटी होती तो वह बिल्कुल तुम जैसी होती। वह मुस्कुराकर कहने लगे। मैंने उनसे पूछा, आप नौकरी क्यों करते हैं अंकल। मेरे सवाल पर वह एकदम से घबरा गए। उनकी मिजाज बहुत अलग था। कभी कभी बात करने पर आते तो अपने घर वालों की सारी बातें मुझे बताने लगते और कभी कभी मैं उनसे कुछ सवाल करती तो वह बिना जवाब दिए ही वहाँ से उठकर चले जाते। अभी वह मेरे इस सवाल का जवाब दिए बिना ही उठकर वहाँ से चले गए थे। फिर मैंने दिल ही दिल में सोचा कि हो सकता है कि इन्हें पैसों की परेशानी हो, बेटे की तनख्वाह ज़्यादा नहीं हो, तभी इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। मैं समीर से कहा, आपका बॉस तो अंकल को अच्छी तनख्वाह देता होगा, जिससे उनका गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता होगा, लेकिन अब वह यहाँ नहीं है तो अंकल के घर वालों को मुश्किल हो रही होगी। आप जितनी तनख्वाह आसानी से दे सकते हैं उन्हें दे दें। मेरी बात सुनकर समीर ने जवाब दिया कि तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें तनख्वाह देने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन वह मुझसे पैसे ले तब ना। जब भी मैं उन्हें पैसे देता हूँ वह हर बार मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम दे देती हो, बस वही मेरी तनख्वाह है। समीर की बात सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि अंकल से पूछूंगी ज़रूर कि वह 50 रुपए के नोट से आखिर क्या करते हैं। अगले दिन जब मैं अंकल को 50 रुपए का नोट दिया तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि सिर्फ 50 रुपए के नोट से उन्हें क्या मिलता है। इस बार वह खामोशी से बाहर नहीं गए थे, बल्कि मुझसे कहने लगे, बेटा तुम मेरे घर आना और सब अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो वह और समीर दोनों ही अंकल के साथ उनके घर गए थे। एक सुनसान सा इलाका था, छोटी छोटी गलियाँ थी
तंग सा माहौल था। एक गली के अंदर जाते ही 2-4 घर के बाद गली बंद थी। उस गली के आखिरी मकान के सामने हम दोनों अंकल के साथ खड़े हो गए, लेकिन उस घर का दरवाज़ा बंद था। धक्के मारने से ही वह दरवाज़ा खुल गया। सामने कच्ची मिट्टी का आंगन था। मैंने और समीर ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। फिर हम घर के अंदर चले गए। घर में बहुत ज़्यादा खामोशी थी। घर के अंदर जाते ही एक बहुत बड़ा सा आंगन था और सामने 2 कमरे बने हुए थे। हर कमरे में दरवाजे और खिड़की लगे हुए थे। आंगन में पेड़ लगे हुए थे, लेकिन अब वह बिल्कुल सूख चुके थे। यहाँ पर हर चीज़ मिट्टी की ढेर बन गई थी। आंगन के कोने में एक कब्र देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। घर के अंदर ही कब्र बनाई गई थी और उसकी मिट्टी भी गीली थी। घर में कोई भी आदमी नहीं था। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। इन अंकल की चारपाई भी कब्र के एक तरफ रखी हुई थी। चारपाई के पास एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था और उस पर एक स्टील का गिलास उल्टा रखा हुआ था। अंकल सबसे पहले इस कब्र पर गए और कहने लगे, हेमा, देखो तो कौन आया है। अरे, तुम्हें बताए तो था, सुधा बेटा आने की जिद कर रही है। बहाने बहाने से तुम सब के बारे में पूछती रहती है, इसीलिए इस बार मैं साथ लेकर आ गया हूँ। मेरे पैर तो यह सब कुछ देखकर वहीं पर जम गए थे। समीर की हालत भी मुझे कुछ अलग नहीं थी। अंकल ने अपनी जेब से अगरबत्ती निकाली और माचिस जलाकर इस कब्र पर लगा दी। फिर मुड़कर हमें देखने लगे और कहने लगे कि तुम दोनों वहाँ क्यों रुक गए, अंदर आओ ना। तुम मुझसे पूछती हो कि मैं 50 रुपये क्यों लेता हूँ। हेमा को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए रोज़ अगरबत्ती लेकर आता हूँ और यह खुश हो जाती है। चलो, मैं तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ। वह किचन में खाना बना रही होगी। वह मेरे आने से पहले ही मेरे लिए खाना तैयार करके रखती है। कहती है पिताजी को आते ही भूख लगी होगी। यह कहकर वह मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर अपने किचन में ले गए। किचन की हालत भी बाकी घर से कुछ अलग नहीं थी। खाली किचन था और उसमें कुछ स्टील के बर्तन पड़े हुए थे, वह भी मिट्टी से भरे पड़े थे। मुझे लगा शायद उनकी फैमिली की किसी हादसे में मौत हो गई होगी। शायद सभी परिवार वाले दुनिया छोड़कर चले गए होंगे, इसीलिए ही अंकल तन्हाई का शिकार हो गए हैं। उससे बचने के लिए ही यह बिना तनख्वाह के काम करते हैं। फिर वह मुझे और समीर को अपने बेटे के कमरे में लेकर गए। यहाँ कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन दीवार पर बड़े से फ्रेम में एक तस्वीर लगी हुई थी, जिसे देखकर समीर हैरान रह गए। उन्होंने एकदम हैरानी से अंकल की तरफ देखा, फिर तस्वीर को देखा जहाँ अंकल अपने बेटे और बहू के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनका बेटा 22 या 23 साल का लग रहा था और बहू भी 20 साल की होगी। समीर की आंखें फैली हुई थी। आकाश सर, समीर ने सामने इस नौजवान की तरफ उंगली उठाकर हैरत से कहा। उनके मुंह से यह नाम सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने आज तक समीर के बॉस को नहीं देखा था, सिर्फ उनके बारे में सुना ही था। तो आप सर के पिता हैं? समीर की आवाज़ हैरत के मारे निकल ही नहीं रही थी। अंकल की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बेटा, मैं तो उनका नौकर हूँ। अब वह फूट फूट कर रोने लगे थे। समीर ने आगे बढ़कर उन्हें अपने गले से लगा लिया। वह समीर के गले से लगकर बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मेरी आंखें यह सब कुछ देखकर पथरा गई थी। मेरा घर बर्बाद हो गया है बेटा। मुझे तो आज तक यह भी नहीं पता चला कि मेरा कसूर क्या था। मैंने तो हमेशा अपने माता पिता की खिदमत की थी, बेटे की अच्छी परवरिश की थी, उसे अच्छी तालीम दिलवाने के खातिर अपना चैन सुकून सब हराम कर लिया था। शुरू से ही मैंने अमर सर के घर पर नौकरी की थी। उसे समय मुझे रोज़ 50 रुपये की तनख्वाह मिलती थी। उसी से मेरा घर अच्छा चल रहा था। मेरी ड्यूटी 8 बजे तक ही थी। मेरा बेटा बहुत छोटा था। मेरी पत्नी पूरा दिन इसी घर में मेरे माता पिता की खिदमत में गुजार देती थी। कभी इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाई कि मेरी माँ को किसी बात का उल्टा जवाब दे सके या मेरे पिता को आंख उठाकर देख सके। बस सर झुकाकर सास ससुर के हर हुक्म को मानती और उनकी खिदमत करती थी। मैं 8 बजे तक घर वापस आता था। अपने पिता की टांगें दबाकर अपनी माँ के दिल की बातें और शिकवे सुनकर अपनी पत्नी के पास चला जाता था। बस वही 2-3 घंटे हमारी अपनी
ज़िंदगी थी। हम हंसते, एक दूसरे से बातें करते, अपना दुख दर्द एक दूसरे से बताते। आकाश की पैदाइश के बाद हमने उसको सबसे आगे रखा। हमने सोचा कि हम अनपढ़ हैं, इसी वजह से हम लोगों के घर नौकरी करके उनके जूठे खाने पर मजबूर हैं। अगर हमारा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। समय बीत रहा था। मेरे माता पिता भी एक के बाद एक दुनिया से चले गए। कब मैंने अपने पिता की चारपाई संभाली और कब हेमा ने माँ की जगह ली, कुछ पता ही नहीं चला। हमारे काले बाल और खूबसूरत जवान अपने बेटे की परवरिश और ख्वाहिश से पूरी करते करते कब बुढ़ापे को पहुंच गई, पता ही नहीं चला। मेरा बेटा ऑफिसर बन चुका था। मैंने अपने सेठ अमर साहब को कहकर अपने बेटों को उनकी दफ्तर में नौकरी दिलवा दी। उन्होंने मेरे बेटे को आराम से नौकरी दे दी, क्योंकि मैं अपनी सारी जवानी उनके घर पर नौकरी करके गुजारी थी। 50 रुपए की तनख्वाह देकर बाकी वह अपने घर का बचा हुआ खाना और कपड़े दे देते थे, जो पहनकर मैं और हेमा ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी थी। अमर साहब की एक बेटी थी, आशा, इकलौती बेटी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा बदतमीज़ भी थी। वह मुझे हमेशा नौकर कहकर ही आवाज़ देती थी, लेकिन जब मैं नौकर था तो मैं उसे कुछ भी नहीं कहता था। अगर बात यही तक की होती तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मेरे बेटे की तनख्वाह भी अब अच्छी हो गई थी। मैंने सोचा कि अब हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी के दिन भी बदल जाएंगे। मैं भी अब नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाऊंगा। जो समय मैं जवानी में अपनी पत्नी को नहीं दे पाया, वह हम दोनों बुढ़ापे में साथ गुजार लेंगे। मैं यही सोच रहा था कि जैसे मेरी पत्नी ने मेरे माता पिता की खिदमत की है, हमारी बहू भी ऐसे ही हमारी खिदमत करेगी। अपने बेटे की मिलने पर मैं अमर साहब से कहा, मुझे नौकरी से छुट्टी चाहिए। वह भी खुशी खुशी मान गए। कुछ महीने में मैं घर पर ही गुजरे। एक दिन मेरे घर पर अमर साहब आए। उन्होंने आशा मैडम के लिए मेरे बेटे का रिश्ता मांगा तो मैं हैरान सा रह गया। कहाँ हम और कहाँ आशा मैडम। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, मेहनती भी था। अमर साहब को अपनी बेटी के लिए और क्या चाहिए था। मेरी तो सारी ज़िंदगी उनकी गुलामी करते करते कट गई थी। अब उन्होंने मेरे बेटे की भी गुलामी चाहिए थी। उनकी बदतमीज़ और ज़िद्दी बेटी अगर किसी और के घर शादी करके जाती तो 2-3 दिन भी नहीं रहती। इसलिए उसने मेरे बेटे को फंसा लिया और मेरा बेटा भी दौलत को देखकर हवाओं में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने पर भी आशा मैडम से शादी करने पर तैयार हो गया। आखिर में मुझे ही बेटे की ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा। आशा कुछ दिन ही हमारे घर पर रही, फिर मेरे बेटे को अपने साथ लेकर चली गई। हेमा बहुत रोई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि हमारे बेटे की अपनी एक ज़िंदगी है, उसे अपनी मर्जी से जीने दो। वह कहने लगी कि मैं भी तो अपनी जवानी और अपनी सारी ख्वाहिश आपको पीठ पीछे डालकर आकाश की ख्वाहिशों को पूरा करने में उम्र गुजार दी। क्या इसी दिन के लिए मैंने यह सब किया था? मैंने उसे समझाया कि हमारा फ़र्ज़ था। वह रोने लगी और कहने लगी कि क्या उसका कोई फ़र्ज़ नहीं। मैंने उसे बहुत बदलने की कोशिश की, लेकिन वह बेटे की जुदाई में बीमार रहने लगी थी। हमारा बेटा पहले तो हफ्ते में एक बार अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था और घर के खर्चों के लिए पैसे भी दे जाता, लेकिन धीरे धीरे उसका आना कम हो गया। जब मैंने देखा कि अब मेरे बेटे ने हमें खर्चा देना भी बंद कर दिया, तो किसी और घर में नौकरी कर ली। हेमा की जवानी भी मेरे इंतज़ार में गुजरी और बेचारी का बुढ़ापा भी मेरा इंतज़ार करते करते गुजर गया। अगर मुझे लौटने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वह दरवाजे की दहलीज पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती। उसका वही इंतज़ार उसे एक दिन कब्र में ले गया और मैं अकेला रह गया। मुझे अपने घर से बहुत प्यार था, इसलिए मैंने हेमा को कहीं जाने नहीं दिया। यही आंगन में ही कच्ची ज़मीन में उसे दफन कर दिया। मेरा बेटा ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले गया। मैं दिन तो वहाँ गुजार लेता था, लेकिन रात को 8 बजते ही मुझे ऐसा लगता जैसे हेमा अकेली है और मेरा इंतज़ार कर रही है। इसलिए मैं घर वापस आ जाता और यही रात गुजारता। आशा ने कभी मुझे अपना ससुर नहीं समझा और ना ही मेरी कभी इज्जत की। आज भी मुझे नौकर कहकर ही बुलाती है। मेरा बेटा तो
उसके एहसानों के तले दबा हुआ है, इसलिए उससे कुछ नहीं कहता। उसके बच्चे भी उसकी माँ की परवरिश की वजह से उसी के नक्शे कदम पर चल निकले, इसलिए उसे घर में आज भी मेरी हैसियत वही है जो पहले दिन हुआ करती थी। अभी मैं उस घर में नौकरी करता हूँ, बस फ़र्क यह है कि अब अमर साहब के बजाय 50 रुपये तनख्वाह के मैं आशा मैडम से बहुत हक से मांगता हूँ, क्योंकि वह मेरी मेहनत की कमाई होती है। हेमा को अगरबत्तियों की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए 50 रुपये की अगरबत्तियाँ लेकर आता हूँ और सोचता हूँ कि सारी ज़िंदगी औलाद के सपने पूरे करते करते हमने गुजार दी। उसके पास 2 घड़ी हमें देने के लिए वक्त नहीं है। यहाँ तक कि जब वह मुझे किसी मेहमान से मिलवाता है तो मुझे नौकर ही बताता है, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी करके ही गुजारी है। नौकर कहलाने में किस बात की शर्म। अब जब अपनी पत्नी को वक्त देने का समय आया तो उसके पास समय ही नहीं बचा था। वह यह दुनिया छोड़कर जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं उसके पास बैठता हूँ, उससे बातें करता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। अंकल की पूरी कहानी हमने अपने आंसू बहाते बहाते सुनी थी। रो रो कर मुझे हिचकी आनी शुरू हो गई थी। यह कैसा जुल्म था, कैसी अंधेरी नगरी थी। इतने बड़े घर में नौकर की कौन सी कमी थी जो एक ससुर की खिदमत नहीं की जा सकती थी। और यह कहानी कौन सी नहीं है। बहुत सी जगह पर माता पिता के साथ औलाद ऐसे ही तो सुलूक करते हैं, लेकिन भगवान उनको भी इसके किए की सजा ज़रूर देगा, क्योंकि उन्हें भी एक दिन किसी का माता पिता बनना है। जब उन पर जुल्म होगा तब उन्हें अपने माता पिता के दर्द का एहसास होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।